हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने आपके आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जब एग्जाम होने वाली है उसके लिए आपकी इकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, अपना टारगेट है आपकी इकोलॉजी के 200 क्वेश्चन सॉल्व करने का, जिसके अंदर आपकी ऑलमोस्ट इकोलॉजी का पूरा पूरा रिवीजन हो जाएगा इन क्वेश्चंस के द्वारा। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाना, वहाँ पे आपके आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपके अपन एमसीक्यू सेशन अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। इससे पहले अपन ने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, उसके अंदर आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज अपने स्टार्ट करेंगे 26 से। तो आज अपन 26 टू 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उनका आपका रिविजन होगा। और डेफिनेटली अपन जो ये 200 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इनमें से आपको एग्जाम के अंदर 101% आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि आपके क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, इनके अंदर कुछ इजी क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट वाले हैं, कुछ आपके पीवाईक्यू भी है। क्योंकि आरपीएससी के अंदर आपके एग्जाम्स के अंदर इकोलॉजी हो, चाहे फिर आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, टेक्सोनॉमी हो, पिछले वाले क्वेश्चन जो आए हुए होते हैं एग्जाम्स के अंदर, वो 101% उनमें से कम भी 50% क्वेश्चन आपके ओवरऑल को मिला के आपको रिपीटेड मिलते हैं। चाहे 18 वाली एग्जाम देख लो, चाहे फिर 20 वाली देख लो, सबके अंदर आपको कुल मिला के थोड़े बहुत पीवाईक्यू मिलेंगे मिलेंगे देखने को। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सोल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट आपके अभी ऑलमोस्ट एक मंथ बचा आपके एग्जाम को लेके, तो आप थ्योरी के साथ साथ जो आप रिवीजन कर रहे हो उसके साथ साथ इन क्वेश्चंस को अटेंड करो, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उनसे आप क्वेश्चन वगैरह सही हो रहे हैं। तो अपन उसके अकॉर्डिंग ये सीरीज स्टार्ट की है, तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। 25 पहले अपन अपलोड कर दिए। आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे पूछा है कि करेक्ट बताना आपको। एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आपके एनर्जी फ्लो है वो इकोसिस्टम के अंदर आपके हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। लाइक ये नहीं होगा कि आपके कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर जाएगा, आपके प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर ही जाएगा, ना कि आपके कंज्यूमर टू वापिस आपके प्रोड्यूसर की तरफ एनर्जी का फ्लो होगा। सो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड बोल रहा है एनर्जी ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मिनरल्स इज रिसाइकिल्ड बाय द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का काम ही क्या है? अगर इकोसिस्टम के मेंटेनेंस की बात करें तो इकोसिस्टम क्या करेगा? आपके एनर्जी फ्लो को मेंटेन रखेगा, प्लस आपके जो मिनरल्स हैं उनकी रिसाइकलिंग करेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड बोल रहा है फाइटोप्लैंक्टन आर नोन फॉर मेजर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन लेक्स एंड ओशियन। कहने का मतलब ये है कि आपके एक्वाटिक के अंदर, एक्वाटिक बॉडी के अंदर जो प्राइमरी प्रोडक्शन का काम है वो करता है आपका फाइटोप्लैंक्टन। सही बात है। तो फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पे क्या है? प्रोड्यूसर है। तो ये मेजर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को लीड करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी ए बी सी सारे के सारे ऑप्शन सही है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे क्या सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं आपको 27। अनसेप एज पिरामिड शोइंग। जैसे अपन तीन तरह के एज पिरामिड पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो आता है आपके एक्सपेंडिंग वाला, जिसके अंदर बेस है उसका एक्सपेंडिंग मिलेगा आपको। सेकंड आता है आपके स्टेबल पॉपुलेशन का। थर्ड आता है आपके डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ठीक है, एक्सपेंडिंग है, फिर आपकी स्टेबल पॉपुलेशन है, और फिर आपके डिक्लाइनिंग है। और तीनों के अंदर जैसे आपके क्या होता है कि इनके अंदर आपको प्री रिप्रोडक्टिव, फिर आपकी रिप्रोडक्टिव, फिर आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव, फिर आपको जो सिनेरियो है वो इनके अंदर रिप्रेजेंट करना होता है। तो आपके तीन तरह के हैं, एक तो एक्सपेंडिंग है, फिर आपके स्टेबल है। एक्सपेंडिंग के अंदर आपको सबसे ज़्यादा प्री रिप्रोडक्टिव मिलेंगे। ठीक है, और डिक्लाइनिंग के अंदर आपको सबसे कम मिलेंगे। तो जो आपकी डिक्लाइनिंग है उसके अंदर जो आपके पिरामिड बनेगा, जो आपका कर्व बनेगा, वो बनता है अर्न शेप, कलश जैसा। ठीक है, तो अर्न शेप एज पिरामिड किसमें मिलेगा आपको? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के अंदर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो आपके एक्सपेंडिंग है इसके अंदर बनेगा आपके ट्रायंगुलर शेप का। ठीक है, स्टेबल के अंदर बनेगा आपके बेल शेप का, और डिक्लाइनिंग के अंदर बनेगा आपके अर्न शेप। तो यहाँ अर्न शेप पूछा है तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 29 है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फूड चेन। आपको फूड चेन के अंदर बताना है कि प्रोड्यूसर से लेके डिकम्पोजर तक या कंज्यूमर तक जो आपकी सीक्वेंस है वो पानी है। तो पहला देखो, एक बार इन चारों को देखो। चारों के देखने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पे क्या, थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत होती है। ठीक है, कई बार अपन जल्दबाजी के अंदर क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं। तो इसके अंदर देखो, फ्रॉग, फिश, स्नेक। ठीक है, फ्रॉग्स पे डिपेंडेंट आपका स्नेक, यहाँ तक ठीक है। स्नेक को फिर कंज्यूम करेगा ईगल, यहाँ तक ठीक है। लेकिन ईगल को ग्रास ऊपर और ग्रास, ये वाला तो इनकरेक्ट हो गया। ईगल को स्नेक सही है, लेकिन यहाँ पे फिर ग्रास ऊपर आ गया, तो ये सीक्वेंस यहाँ पे गलत हो गई। ग्रास ऊपर तो ग्रास, ये भी गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, ग्रास पे डिपेंडेंट आपका ग्रास ऊपर। ठीक है,
ग्रास हॉपर को फिर कंज्यूम करेगा आपका फ्रोग, और फ्रोग को आपका कंज्यूम करेगा स्नेक, और लास्ट में जो आपका एपेक्स प्रेडेटर है वो आपका ईगल होगा, वो आपको स्नेक को कंज्यूमर करेगा। सो ये वाली सीक्वेंस है वो एकदम सही है। यहाँ पे ऐसे वाले फूड चेन के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफी आते हैं, बस थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करनी होती, थोड़ा समझना होता है। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो आपके पिरामिड वाले क्वेश्चंस काफी आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अलग अलग जैसे आपके एनर्जी के पिरामिड पूछ लिए, या फिर आपके नंबर का पूछ लिया, या फिर आपके बायोमास का पूछ लिया। जैसे पिरामिड की बात करें तो तीन तरह के होते हैं, एक आपका नंबर का, नंबर के पिरामिड के अंदर आपके मोस्टली क्या होते हैं, अपराइट, इनको ध्यान रखना। नंबर की पिरामिड मोस्टली अपराइट है, बट इन्वर्टेड इन ट्री, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट आपको हमेशा ध्यान रखना कि ट्री के अंदर जो आपका नंबर का पिरामिड है वो उल्टा हो। नंबर की बात होगी। फिर आता है आपके बायोमास का। ठीक है, मोस्टली अपराइट है, बट इन्वर्टेड इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। और जो एनर्जी वाले हैं वो ऑलवेज अपराइट। देखो, इस एक क्वेश्चन से आपकी पिरामिड की पूरी पूरी जो थ्योरी है वो यहाँ पे रिवाइज हो गई। तो नंबर का पिरामिड है वो हमेशा अपराइट है, लेकिन इन्वर्टेड होगा। ट्री के अंदर बायोमास का मोस्टली अपराइट है, बट इन्वर्टेड होगा आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम में। एनर्जी का है वो चाहे एक्वाटिक हो, चाहे ट्री वाला हो, चाहे टेरेस्ट्रियल हो, किसी भी टाइप का हो, वहाँ पे ऑलवेज अपराइट होगा। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। और ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी की बहुत एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 29 है। द गैसेस एसोसिएटेड विद ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर तो आपके कौन से मोस्ट कॉमन गैस है, ये क्वेश्चन में काफी एग्जाम के अंदर आता है। कई बार यहाँ से आप परसेंटेज पूछ लेते हैं कि किसका कितना परसेंटेज होता है। तो सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर अपन ग्रीन हाउस गैस के अंदर जो कंपोजिशन की बात करें गैस का, तो उसको अपन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनके परसेंटेज की बात करें, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर परसेंटेज पे आता है, तो CO2 का मैक्सिमम है वो 60%। उसके बाद में आपके 20%, उसके बाद में 14% जो CFC की बात करें। ठीक है, उसके बाद में 6%। तो आपको मैक्सिमम मिलेगा आपको CO2 का 160%। ठीक है, तो आपके यहाँ पे गैस की बात करें तो यहाँ पे आपके हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपके CO2 है, CH4 है, CFC है, N2O है, SO2 है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो आपको मैक्सिमम जो क्वांटिटी की बात करनी है तो उसका भी ध्यान रखना, CO2 का होगा 60%। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके 13 नंबर का, वेयर एंड वेहन द सेस्टिलम बायोस्फीयर वाज एस्टेब्लिश्ड। ये आपका क्या आरपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को अपने यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। तो सेस्टिलम है वो आपको आंध्र प्रदेश में है, 2010 के अंदर बना। ठीक है, मैं अभी वीडियो के लास्ट के अंदर आपको बायोस्फीयर एक बार रिवाइज करा दूंगा कौन सा कहाँ लोकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना। सो सेस्टिलम कहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। 13 नंबर का क्वेश्चन है, द फाइटोप्लैंक्टन इन पॉन्ड एक्ट एज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक्वाटिक के अंदर आपके जो प्राइमरी, सॉरी, एक्वाटिक के अंदर अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो एक्वाटिक में प्रोड्यूसर कौन होगा आपका, होगा आपके फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, और प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो होंगे आपके जूप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन का पॉन्ड के अंदर काम क्या होगा, प्रोड्यूसर का। ठीक, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। आपको यहाँ पे करेक्ट बतानी है फूड चेन की। वही बात होगी जो अपन ने पहले देखा था। ठीक है, इंसेक्ट पे फिश है, बट फिश के ऊपर जूप्लैंक्टन नहीं, सो ये गलत हो गया। फिश पे जूप्लैंक्टन, ये गलत है। जूप्लैंक्टन पे फाइटोप्लैंक्टन, ये गलत है। ये सही है, पहले फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, फिर आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन पे आपका डिपेंडेंट है जूप्लैंक्टन, फिर उसके ऊपर आपका इंसेक्ट है, फिर आपका फिश है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन आपको इकोलॉजी के लिए आरपीएससी के एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 32 की बात करें, इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम रेबिट एक्टेज। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसके अंदर रेबिट का काम क्या होगा। तो रेबिट यहाँ पे क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि प्रोड्यूसर तो ग्रास हो गई, तो ये तो है नहीं, ना डिकम्पोजर है, सेकेंडरी कंज्यूमर ये है नहीं। तो आपके जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसका रोल कौन प्ले करेगा, रेबिट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 33 है, द सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइग्रेटेड स्पीसीज इन न्यू एरिया। जब अपन सक्सेशन पढ़ते हैं तो सक्सेशन के अंदर जो आपकी अलग अलग स्टेज होती है। ठीक है, वहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आपके बेर एरिया से लेके जो क्लाइमेक्स तक अपन जाते हैं तो अलग अलग स्टेज आती है। तो किसी खाली एरिया के अंदर जो बाहर से स्पीसीज आई है और वहां पे आके वो फुल्ली एकदम पूरी तरह से स्टेब्लिश हो गई, तो उसको अपन बोलते हैं इक्वेसिस। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
दोनों चीज़ों के यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एक तो पायनियर हो गई जो सबसे पहले आएगी, तो पायनियर टू लेके क्लाइमेक्स तक जाने के लिए जो बीच में अलग-अलग स्टेज आएगी, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है। उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। सो राइट आंसर यहाँ पे 81। 34 है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी ऑफ मोनो हाँ, ठीक है। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी एज़ पर फर्स्ट बाय, तो सक्सेशन के अंदर 2 आती है। एक तो मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी आती है, एक आती है आपकी पॉलीक्लाइमेक्स। मोनोक्लाइमेक्स दी थी आपके क्लीमेंट ने और पॉलीक्लाइमेक्स दी थी आपके टेंसलर ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो मोनोक्लाइमेक्स, क्लीमेंट, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 35 है द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड हियर, ठीक है? तो लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट की बात करें तो वो आपका शिवपुर के अंदर, ठीक है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 36 है व्हिच वन इज द सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की आपको सीक्वेंस बतानी है कि फूड चेन के अंदर जो आपको इकोसिस्टम के अंदर जो आपको एनर्जी फ्लो के लिए जो प्रॉपर एकदम सीक्वेंस मिलेगी एप्रोप्रिएट, तो उसके अंदर क्या होगा, पहले प्रोड्यूसर होगा, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस ये फूड बनाएगा, फिर इसके ऊपर आपका डिपेंडेंट होगा कंज्यूमर, जो आपका प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, इसके अंदर आपके प्राइमरी भी होंगे, सेकेंडरी भी होंगे, टर्सरी भी होंगे, एंड द लास्ट वो होगा आपका डिकम्पोजर, ठीक है? तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, तो ये सीक्वेंस रहेगी। तो यहाँ पे ऐसी सीक्वेंस देखो कहाँ मिल रही है आपको, ऑप्शन नंबर बी के अंदर देखो, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कौन होंगे, ग्रीन प्लांट, उसके बाद में कंज्यूमर आएंगे, उसके बाद में आपके डिकम्पोजर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक सेकंड, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया 37 में। 38 है यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू, तो यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपके जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर जो आपके प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं आपका यूट्रोफिकेशन, ठीक? तो इसका अपन ये कह सकते हैं कि हाई प्रोडक्शन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक? और यूट्रोफिकेशन का जो मेन कॉज होता है वो क्या होता होगा? तो एक तो जो अपने हाउस होल्ड डिटर्जेंट है, उनके द्वारा, एक आप इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, ठीक है? इसके बाद में एक आपका सीवेज वाटर हो सकता है, ठीक है? इसके अंदर क्या होगा, जो आपके न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, तो वो क्या करेंगे आपको, जो एल्गी है, उसकी ग्रोथ को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं एल्गल ब्लूम, और एल्गल ब्लूम की वजह से वहाँ पे क्या होगा, आपके जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो पानी के अंदर कम होगी, और अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी तो आपके पानी के अंदर जो भी फ़ौना है, लाइक आपके फिश है, अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या होंगे, आपके डेथ हो जाएँगे। तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 39 है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका मेघालय में है। अभी लास्ट के अंदर मैं सारे बता दूँगा आपको, ठीक है? 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द मेन रीज़न फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कि आपके जो वन्य जीव हैं वो उनकी संख्या कम कैसे होती जा रही है। तो कॉमन सी बात है, अगर किसी एनिमल्स की आप उसको जो नेचुरल रहने का हैबिटाट है, अगर आप हैबिटाट हटा दोगे, ठीक है? ऑप्शन के अंदर आपको सारी चीज़ दे रखी है, राइट आंसर सारे के सारे हैं, बट आपको मेन एप्रोप्रिएट आंसर बताना है कि अगर आप एनिमल्स की जो रहने की जो उसकी लोकेलिटी है, ठीक है? यहाँ पे आपके एनिमल्स रह रहे हैं, अगर आप इन सबको डैमेज कर दोगे रहने के लिए लोकेशन को, तो एनिमल्स की जो नंबर है वो अपने आप क्या हो जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी, ठीक है? सेकेंडरी चीज आएगी कि उसका पानी कहाँ है, उसके खाने की चीजें कहाँ है, वो सेकेंडरी है, लेकिन अगर उसका रहने का आपने लोकेलिटी खत्म कर दी तो उसकी वजह से उनका क्या होगा, नंबर कम होगा। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, और यहाँ पे एक वर्ड और याद कर लेना, कई बार आता है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ठीक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज प्राइमरी इसेंशियल फॉर द सस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है? आपकी अर्थ के ऊपर लाइफ को सस्टेंस करने के लिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो प्राइमरी इसेंशियल, तो वो कॉमन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 42 है आपका विच लॉ स्टेट दैट फिश इन कोल्ड वाटर possess मोर वर्टिब्री देन दोज लिविंग इन वार्म वाटर, कहने का मतलब ये है जो कोल्ड वाटर के अंदर रह रही है उनके अंदर वर्टिब्री है वो ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। तो आपको देखो 3-4 रूल ध्यान रखने हैं। तो जो वर्टिब्री को लेके अगर कहीं आपको क्वेश्चन दिख रहा है एग्जाम में, तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए डायरेक्ट आपका जॉर्डन, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? वर्टिब्री दिखा आपके आंसर के अंदर होना चाहिए जॉर्डन। तो जॉर्डन ने क्या बताया था कि जो मछलियां यहाँ पे ठंडे पानी के अंदर रह रही है उनके अंदर वर्टिब्री ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो आपके गर्म पानी में रह रही है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जॉर्डन। 43 है विच लॉ कॉन्क्लूड दैट बर्ड एंड मैमल, ठीक है? बात को सुनना, बर्ड और मैमल अटेन ग्रेट बॉडी साइज इन कोल्ड एरिया एंड लेस इन वार्म। वही सिंपल सी बात है कि जो ठंडे एरिया के अंदर रह रहे हैं उनके अंदर बर्ड्स और मैमल्स का बॉडी साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू जो वार्म रीजन के अंदर रह रही है। तो ये बात आपकी बोली थी बर्जमान में, ठीक है? ये आपका ध्यान रखो, ठीक है? लार्ज बॉडी साइज का नाम आते ही आपके माइंड में आना चाहिए, जैसे आपको ग्रेट या बिग बॉडी साइज दिखा तो आपके माइंड में आंसर आना चाहिए बर्जमान, जैसे वर्टिब्री का होती है जोड़।
ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 44 है, विच लॉ कंक्लूड दैट बर्ड्स इन कोल्ड रीजन, ठीक है, बर्ड्स इन कोल्ड रीजन हैव नैरो विंग एंड ब्रॉडर विंग्स इन वार्म रीजन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो ठंडे एरिया के अंदर है उनके विंग क्या है, नैरो है, लेकिन जो आपकी वार्म रीजन के अंदर रह रही है उनके विंग क्या है, थोड़े ब्रॉडर है, चौड़े हैं, बड़े हैं। तो ये बात बोली थी आपके रेंज ने। ठीक है, ये आपको जानना है। अब मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, वर्जमान का था बॉडी साइज से रिलेटेड, सिंपल समझो इस बात को। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका जॉर्डन का वर्टिब्री से रिलेटेड, ग्लोगर आता है वो आपके पिगमेंटेशन से रिलेटेड, इसका भी ध्यान रखना। रेंज आता है विंग से रिलेटेड। ठीक है, तो मोस्टली शायद यही है, एक बार थोड़ा ध्यान रखना। और एक और ध्यान रखो, एलन वाला, जो आपके अपेंडेज से रिलेटेड है। ठीक है, इसका भी यही था कि जो पोल्ट्री एनवायरनमेंट के अंदर है उनके अंदर क्या होगा, शॉर्ट अपेंडेज होंगे एज कम्पेयर टू वारा, शॉर्टर अपेंडेज। ये आपको पांचों रूल बता दिए। वर्जमान मतलब टॉकिंग अबाउट बॉडी साइज, जॉर्डन वर्टिब्री, ग्लोगर पिगमेंटेशन, रेंज विंग्स और एलन शॉर्टर अपेंडेज। तो ये थे आपके इंपोर्टेड 5 रूल हैं। यहाँ से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन दिख ही जाता है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम, चाहे फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एग्जाम, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसका ध्यान रखो। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ फोसिल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, आपके एनवायरमेंट के अंदर जो आपके एनिमल्स के फोसिल्स का एनवायरमेंट के साथ जो रिलेशन उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन पेलियो इकोलॉजी। ये आपको ध्यान रखना। ठीक, पोर्ट इकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे इकोलॉजी किसकी है, सिर्फ सिंगल स्पीसीज की। ठीक है, आपको सिंगल स्पीसीज का रिलेशन बताना है एनवायरमेंट के साथ में, तब तो होगी आपकी ओटो इकोलॉजी। और सिन इकोलॉजी का मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की बात करें एनवायरमेंट के साथ में, सिंगल स्पीसीज की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जीनो इकोलॉजी मतलब जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है। और पेलियो इकोलॉजी मतलब फोसिल्स का एनवायरमेंट के साथ में रिलेशन। तो ये थी बात है ओट इकोलॉजी, मतलब अगर सिंगल स्पीसीज का आप एनवायरमेंट के साथ रिलेशन बता रहे हो देन वी आर टॉकिंग अबाउट ओट इकोलॉजी। और अगर सिन इकोलॉजी की बात करें तो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, तो उसके बाद में पहली इकोलॉजी मतलब फोसिल्स की, जीन इकोलॉजी मतलब आपके जेनेटिक वेरिएबिलिटी विद एनवायरमेंट। सो ये थी आपकी 4-5 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, क्योंकि टर्मिनोलॉजी से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। सो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 46 है, विच वन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। जैसे अपन इकोसिस्टम के अंदर मोस्टली 2 टाइप के कंजर्वेशन पढ़ते हैं, एक होता है आपका इन सीटू और एक होता है आपका एक्स। तो आपके एग्जाम के अंदर क्या डायरेक्ट आपको यहाँ से एग्जाम्पल पूछते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे अगर इन सीटू की बात करें तो इन सीटू के अंदर एक तो होता है आपके हॉटस्पॉट हो गए। इनके एग्जाम्पल ध्यान रखो, यहाँ से क्वेश्चन आता आता है और आरपीएस में तो बहुत बार आया हुआ। हॉटस्पॉट हो गए, फिर आपके बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही प्रोटेक्ट करना। बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। ठीक है, इसके अलावा फिर आपके नेशनल पार्क है, सेंचुरी है। ठीक है, सेक्रेड ग्रुप्स है। ये सारे के सारे क्या है आपके इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पूछ रहा है नोट एग्जाम्पल। देखो, तो देखो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, सेक्रेड ग्रुप, ये सारे सारे इंस्टीट्यूट, लेकिन जूलॉजिकल पार्क है वो एक्सिट्यू है। अब मैं एक्सिट्यू भी लिख देता हूँ यहाँ पे। एक्सिट्यू की बात करें तो यहाँ पे एक्सिट्यू के अंदर आएगा आपका बोटनिकल गार्डन। एक्सिट्यू का मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के। ठीक है, जूलॉजिकल गार्डन हो गए, जीन बैंक है, सीड बैंक है। ठीक है, टिश्यू कल्चर है। ये सारे सारे आपके एग्जाम्पल किसके, सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो 46 के अंदर पूछा था कि कौन सा इन सिटू नहीं है, तो आपके जूलॉजिकल पार्क नहीं है, क्योंकि जूलॉजिकल पार्क आपके एक्सिटू का एग्जाम्पल। 47 की बात करें, विच वन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एक्सिटू, तो एक्सिटू के अंदर देखो आपका बॉटनी गार्डन, जीन बैंक एंड सीड बैंक, जूलॉजिकल पार्क। तो ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सिटू, बट जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका एग्जाम्पल है किसका, इन सिटू का। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 47 में ऑप्शन नंबर ए, इसका आपको ध्यान है। 48 है एल्गल ब्लूम इन लेक। तो एल्गल ब्लूम क्या होता है, आपकी एल्गी का
एक्सेसिव ग्रोथ, ठीक है? और वो किसकी वजह से होता है? आपके यूट्रोफिकेशन की वजह से। तो अगर आप कॉमन सी बात है, अगर आपके एल्गी की परत खूब सारी बनेगी, खूब सारी उसकी लेयरिंग बन जाएगी, खूब ग्रोथ होगी, तो पानी के अंदर आपके ऑक्सीजन की कमी होगी, तो पहली बात सही है, CO2 का लेवल बढ़ेगा। और अगर आपके ऑक्सीजन कम है तो एनिमल्स, फिशेज है वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी, तो कॉमन सी बात है, फिशेज प्लस अदर ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी कंडीशन आपकी एप्लीकेबल है ऑन द कंडीशन ऑफ एल्गल ब्लूमिंग इन लेग। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी, CO2 का लेवल बढ़ना और आपके मछलियों को मरना। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। 49 है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स आर मेनली क्रिएटेड बाय। तो एक तो होते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो आपके एनवायरनमेंट के अंदर आपने जैसे कुछ खा के फेंका, वो थोड़े दिन के अंदर डिग्रेड हो गया। लाइक आपने मक्के का भुट्टा खाया, आपने उसको खाने के बाद में बाहर डाला, तो थोड़े दिन के अंदर वो डिग्रेड हो जाएगा। एक कंडीशन वो आती है कि आपने कुछ चीज ऐसी थी, जो जैसे आपके पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, उसको आपने बाहर फेंका लेकिन वो डिग्रेड नहीं हुई। तो नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट मोस्टली आते कहाँ से? तो कॉमन सी बात है, नेचर ऐसी चीजें आपको देगा नहीं। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर ऐसी चीजों को देगा नहीं। तो ये सारी की सारी जो क्रिएटिविटी है वो ह्यूमन की है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मेनली आप किसके द्वारा क्रिएट होंगे? ह्यूमन के द्वारा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल के सिलेक्टेड अडेप्टेशन। तो एक तो आर सिलेक्टेड और एक होता है के सिलेक्टेड। तो देखो इसके अंदर आपके स्मॉल बॉडी साइज ये के का नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग ये भी नहीं है, अनस्टेबल पॉपुलेशन लेवल। तो ये सारे के सारे जो तीन दे रखे हैं ये आर सिलेक्टेड के हैं। आपको ध्यान रखना है, एक तो आर सिलेक्टेड है, के सिलेक्टेड है। पेरेंटल केयर ऑफ यंग है, ये सिर्फ के सिलेक्टेड के अंदर मिलेगा, आर के अंदर पेरेंटल केयर नहीं होगी, क्योंकि उनकी लाइफ स्पान ही बहुत छोटा है और नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग भी बहुत ज्यादा होंगे, तो उनके पास इतना टाइम ड्यूरेशन नहीं है ऑफ स्प्रिंग के लिए, तो ये पेरेंटल प्रॉपर केयरिंग के लिए। सो पेरेंटल केयर ऑफ यंग है, ये आपके के सिलेक्टेड का है। और के सिलेक्टेड की अगर बात करें तो बॉडी साइज क्या होगा? लार्ज, लार्ज साइज ऑफ बॉडी, ठीक है। लेस नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग, उसका उल्टा कर देना, ठीक है। स्टेबल पॉपुलेशन साइज, ठीक है। पेरेंटल केयर यहाँ पे मिलेगी आपको। और के वाले क्या होंगे? इटीरोपेरस होंगे। एक होता है सेमलीपेरस और एक होता है इटीरोपेरस। सेमलीपेरस मतलब लाइफ के अंदर सिर्फ सिंगल टाइम रिप्रोडक्शन करना, और इटीरोपेरस का मतलब मल्टीपल टाइम। ये आपको ध्यान रखना। सो यहाँ पे 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास के, 25 क्वेश्चन। इससे पहले अपन ने 25 करा दिए, तो टोटल हो गए आपके 50 क्वेश्चन। और इन 50 क्वेश्चन के अंदर आपके डेफिनेटली आपने देखा होगा कि इकोलॉजी की बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर होती है। तो अभी तो आपके 50 क्वेश्चन हुए, अभी आपके 150 क्वेश्चन और करवाएंगे, ठीक है। अपना टारगेट है आपकी इकोलॉजी के 200 क्वेश्चन सोल्व कराने का आपके एग्जाम से पहले। तो 2 सेशन हो गए, 2 सेशन के अंदर में आपके 2 सेशन हो गए। आपके हर सेशन के अंदर अपना 25 क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन अगली क्लास के अंदर अपन थोड़ी ज्यादा लेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो अभी आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट है, 150 बाकी है। तो 50 क्वेश्चन के अंदर ही आपकी इकोलॉजी की कितनी सारी चीजें आ गई, तो ये आपको थोड़ा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लेके चलना, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ आपको थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो तो वो भी थोड़ा बेनिफिशियल है, तो लास्ट टाइम के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। बाईस फ्रीजर की मैंने बात की थी, आप क्लास के लास्ट के अंदर थोड़ा बता दूंगा। तो बाईस फ्रीजर की बात करें तो आपके टोटल कितने हैं? 18 है। और बाईस फ्रीजर की बात करें तो बाईस फ्रीजर के अंदर एरिया कितने होते हैं? 3 एरिया में डिवाइडेड होता है, ठीक है, जहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, ठीक। तो ये आपके टोटल कितने हैं? यहाँ पे 18 है। तो पहला देखो, पहला आपका है कौन सा है? नीलगिरी। और नीलगिरी आपका लोकेटेड है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड आता है आपका नंदा देवी, ये आपका लोकेटेड है उत्तराखंड के अंदर। थर्ड आपका नोक्रेक, ये इंपॉर्टेंट, ये मेघालय के अंदर आरपीएससी में बहुत बार पूछा है ये। तो आप नोक्रेक हो गया, सेसलम हो गया, सिमलीपाल हो गया, इनका आपको ध्यान रखना है। ग्रेट निकोबार है, ये आपके अंडमान निकोबार आइलैंड पे है। गल्फ ऑफ मन्नार है, ये आपके तमिलनाडु में है। मानस है, वो आपके आसाम में है। सुंदरबन है, वो वेस्ट बंगाल में है। सिमलीपाल है, वो उड़ीसा में है, ठीक है। डिब्रू साइखोवा है, ये आपके असम है। तो ये याद भी ध्यान रखो, डिब्रूगढ़ आपका कहाँ है? असम में है, तो उसके अकॉर्डिंग। नंबर 10 है, वो आपके देहांग दिबांग है, वो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। पचमढ़ी है, ये मध्य प्रदेश में है, इसका आप क्या ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में काफी बार आता है। नंबर 12 की बात करें कंचनजंगा, तो वो आपके जो सिक्किम और कंचनजंगा हिल्स का पार्ट है वहाँ पे। अगस्त्य मलाई है, वो आपके केरला के अंदर है। अचन कुमार है, वो आपके छत्तीसगढ़ में है। कच्छ है, वो आपके कच्छ गुजरात में है। कोल डेजर्ट है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक। और शेषचलम हिल्स है, वो आंध्र प्रदेश में। और पन्ना आपका कहाँ? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए ध्यान क्या रखना है? एक तो शेषचलम, ये एग्जाम में आता ही आता है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। नोकरेक, मेघालय में।
ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा में, ठीक है, 3 तो ये हो गए। पन्ना एमपी में, पचमढ़ी ये एमपी में। तो ये आपको 5 तो ध्यान रखने रहते हैं, यहाँ से आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये बातें थी आपके 22 के रिज़ल्ट की, ठीक है? तो अपन ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप आरपीएससी के जो क्वेश्चन सीरीज़ है इसके लिए आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिस किसी को नहीं मिल रही हो मुझे मैसेज कर देना। इससे पहले अपन ने कर लिया आपके एनिमल टैक्सोनॉमी के इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है? वो प्लेलिस्ट भी आपके अपलोड है वहाँ पे। जिसको नहीं मिल रही हो मुझे मैसेज करता है। आपको क्वेश्चंस की या थ्योरी की अगर कोई भी प्लेलिस्ट नहीं मिले, कोई वीडियो सेशन नहीं मिले, तो एक बार मुझे मैसेज कर दिया करो। और जो अपना टेलीग्राम चैनल है वो आपका जॉन ऑफ लाइफ साइंस, ठीक है? और जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8386, किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ सजेशन हो, ठीक है? 8386012535 पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो। किसी क्वेश्चन के अंदर बाई चांस अगर हो सकता है मेरे से बाय मिस्टेक कोई आंसर गलत हो, कुछ गलत कॉन्सेप्ट बता दिया करो, तो उसका मुझे मैसेज कर दिया करो, कमेंट में बोल दिया करो। कई बार बच्चे क्या है गलत पे रट लेते हैं, लेकिन वो चीज़ थोड़ी क्या है नुकसानदायक है। इसके लिए मुझे मैसेज कर दिया करो। और अगर जल्दी सब कुछ सही रहा तो अपन जल्दी थोड़े दिन के अंदर आपके ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड के ऊपर आने वाले हैं। अभी तक मैंने सारी क्लासें आपके ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त में 1 साल होगा, मैंने सारी क्लास आपके ऑफलाइन ली है, सॉरी ऑफ कैमरा ली है। अभी थोड़े दिन के अंदर अपन टारगेट कर रहे हैं कि ऑन कैमरा आपके लिए क्लास लेके आएँ। ठीक है? अगर ऑन कैमरा आएँगे तो आपके पास क्वालिटी, साउंड की क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, ठीक है, स्क्रीन क्वालिटी सारी अच्छी रहेगी, ठीक। तो होपफुली जल्दी अपन सारी चीज़ें थोड़े प्रॉपर वे में करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, जो भी आपके आखिरी से फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का एस्पिरेंट है। अभी आपके पास 1 महीना है और 1 महीने के अंदर मैं आपके लिए काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आने वाला हूँ। और किसी को कुछ डाउट हो, कुछ सजेशन हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो लेके आओ, कुछ वन लाइनर सीरीज़ लाओ, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।